नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 की साइंस और साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा किससे संबंधित है? तत्वों के वर्गीकरण जो है उससे संबंधित होता है। और इसके अंतर्गत हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं कि भई किस तरीके से हमारी जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसका निर्माण हुआ था। अभी हम इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो आवर्त सारणी है उसके अंतर्गत कौन-कौन से गुण जो हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। यानी कि जिसे हमने हेडिंग का नाम दिया है आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसकी प्रवृत्ति क्या है, उन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। यानी कि कौन-कौन से गुण पढ़ेंगे तो इसमें हम संयोजकता पढ़ने वाले हैं, परमाणु आकार है, परमाणु की त्रिज्या है, धात्विक और अधात्विक प्रकृति होती है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने को दिया हुआ है संयोजकता। संयोजकता क्या है? तो वो हमने लास्ट क्लास जो थी उसके अंतर्गत भी हमने बात की थी कि किसी भी परमाणु का जो बाहरी कोश होता है, उस बाहरी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसकी क्या कहलाते हैं? संयोजकता कहलाते हैं। यानी कि संयोजकता क्या है? तो इसकी परिभाषा जो है, उसकी एक डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है छोटी-सी भी, कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है? निर्धारित होती है। अब यहाँ पे ये भी कह रहा है, यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या कितनी हो, यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है, तो संयोजकता जो है वो उसी के बराबर होगी। यानी कि जितनी है, जितने इलेक्ट्रॉन है उसी के बराबर क्या होगी? संयोजकता। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, 4 है तो 4 हो जाएंगी। लेकिन यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, तो फिर संयोजकता क्या होगी? 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर उसको उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर। यानी कि अगर मैं लिखूं तो संयोजकता क्या होगी? अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, आप कहो सर पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं हम, तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता क्या होती है? बाह्यतम कोश जो भी होता है उसका, बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो ही संयोजकता कहलाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है? ये कब तक होता है? ऐसा तब तक माना जाता है जब तक संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 या फिर कितने हो? 4। यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होते हैं तो फिर दूसरा तरीका काम में लेते हैं। और फिर दूसरा तरीका क्या होता है? तब संयोजकता क्या होती है? 8 माइनस, तब संयोजकता होती है 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तब संयोजकता होती है ये। अब 8 माइनस यानी कि कब होगा ऐसा? 5 6 7 या फिर 8 हो तो क्या हो जाएगी? 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इस तरीके से अपन संयोजकता को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से आप उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे करेंगे? यदि बाह्यतम कोश में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजकता क्या होगी? 1 2 3 4 होगी, जो मैंने बता भी दिया। यदि बाह्यतम कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यदि बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता फिर क्या होगी? तब संयोजकता होगी 0। इस तरीके से आप उसकी संयोजकता को ज्ञात कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा भी है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या होगी? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है? परमाणु संख्या दे ही रखी है तो क्या होगा? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद क्या होगा? 2p6, उसके बाद क्या होगा? 3s2।
और सल्फर जो है जिसका 16 दे रखा है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1s2, यहाँ पे हो जाएगा 2s2, ये 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2 और उसके बाद हो जाएगा 3p4 जो है। तो अब आप अगर यहाँ पे देखते हो तो इसका जो के कोष है, इस के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये कौन सा कोष है, एल कोष, एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ये कौन सा है, इसका एम कोष, और एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे देखें तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये कौन सा है, एल कोष, एल कोष में कितने हैं, 8। ये कौन सा है, एम कोष, और एम कोष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अपन देखें तो ये है इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, तो संयोजकता होगी इसकी 2। ठीक है, इसमें देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसने है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है इसमें 6। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन है 6। तो संयोजकता क्या हो जाएगी, तो संयोजकता हो जाएगी 8 माइनस 6। तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। इसलिए इन दोनों की संयोजकता कितनी आ रही है, 2 संयोजकता निकल कर आती है। 20 से तत्वों की 20 पहले जो 20 तत्व हैं उनकी संयोजकता जो है वो पूछी गई है एनसीईआरटी में, और वो मैंने निकाल के यहां पर क्या कर दी है, लिख दी है आपके सामने। उसके बाद आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो आवर्त में जब अपन ऐसे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। आवर्त में जब अपन चलते हैं तो आवर्त में क्या होता है, आवर्त में परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु क्रमांक में क्या होती है, यहां परमाणु क्रमांक में होती है वृद्धि। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी, जब 1 2 3 और 4 तक होंगे तब तक तो क्या होती है, वृद्धि होती है उसमें। और जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होने लगते हैं, यानी कि 5 6 7 या फिर 8 होते हैं, तो फिर क्या होगी, कमी। यानी कि पहले बढ़ती है और फिर बाद में क्या होती है, घटती है। तो ये तो हो गया अपना इसका। समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता फिर क्या होती है, सेम होती है। जैसे मैं समूह फर्स्ट की बात करता हूं, अगर मैं समूह फर्स्ट की बात करता हूं तो समूह फर्स्ट में जितने भी तत्व होते हैं उन सबका अंतिम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है, 1s1, यहाँ पे होता है 2s1, यहाँ पे होता है 3s1, यहाँ पे होता है 4s1, यहाँ पे होता है 5s1, यहाँ पे होता है 6s1, यहाँ पे होता है 7s1। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या रहती है, समान रहती है, या फिर आप कह सकते हो स्थिर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोष तो बढ़ रहा है पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या क्या है, निश्चित है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए संयोजकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवर्त में अगर पूछे तो आवर्त में हम क्या कहेंगे कि आवर्त में पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है। और अगर समूह में हमसे पूछे तो समूह में क्या रहती है, समूह में अपरिवर्तित रहती है, समान रहती है, क्योंकि उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या रहती है, समान रहती है। दूसरा गुण आता है हमारा परमाणु का आकार। इसकी बात करते हैं तो देखो परमाणु आकार के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है ये। अगर हम बात करें किस तरफ, आवर्त में अगर हम बात करते हैं तो आवर्त में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, आवर्त में क्या होगा, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। आवर्त में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु संख्या जिसको बोलते थे, परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि। लेकिन नया इलेक्ट्रॉन जो होता है, नया इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोष में ही जाता है, पहले वाले कोष में ही क्या होता है, जाता है। अब पहले वाले कोष में जाएगा तो क्या होगा, कोष में आता है, उससे क्या होगा। अब देखो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने से नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है।
परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश जो होता है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो नाभिकीय आवेश में होती है वृद्धि। लेकिन नया जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी कोष में गया है तो क्या होता है, नाभिक की जो पकड़ है ये क्या होती है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनों पर अधिक आकर्षण बल लगता है नाभिक का। नाभिक का क्या लगता है, नाभिक का लगता है अधिक आकर्षण बल। और इस तरीके से क्या होता है, इस कारण से आकार में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। इस तरीके से आकार में क्या होती है, कमी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, तो परमाणु संख्या बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है और प्रोटॉन भी बढ़ता है। प्रोटॉन तो बढ़ते हैं नाभिक में और इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कोष में। लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पुराने वाले कोष में ही जाता है, इसलिए कोष नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती है तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है, नाभिक का आकर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है। और आकर्षण बल जब इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित, जिससे आकार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो परमाणु आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु के आकार को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है वो कितनी होती है, 37 पिकोमीटर होती है। हाइड्रोजन परमाणु की कितनी है, 37 पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। हम समूह तथा आवर्त में चर्चा करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए हमको एक एक्सरसाइज दी। ये कह रहा है दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है वो नीचे दी गई है। दूसरा आवर्त में बोरोन की है 88 पिकोमीटर, बेरिलियम की 111, ऑक्सीजन की 66 है, नाइट्रोजन की 74 है, लिथियम की 752 है और कार्बन की कितनी है, 77 है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो यहां से यहां तक तो बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम बढ़ा और फिर क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों होता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो इन्हें परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित। सबसे पहले कौन आया, लिथियम, अवरोही में। कौन से क्रम में करना है, अवरोही में। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा लिथियम, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और फिर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो सबसे पहले लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन और उसके बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। सबसे कम किसका है, ऑक्सीजन का। क्या ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही व्यवस्थित करते हैं? हाँ, ये तत्व आवर्त सारणी में बाएं से दाएं क्रम से व्यवस्थित होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसी क्रम में क्या है, व्यवस्थित हैं। ये देखो आप, बिल्कुल इसी क्रम में है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पहले इन्होंने असिस्टेमेटिक दे रखा था, मतलब कोई क्रम नहीं दे रखा था, पहले ऐसे ही लिख दिया था उन्होंने। अब अगर हमने इनको लिखा तो सेम उसी सिस्टम से ये क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि लिथियम की 152 है, बेरिलियम की 111, बोरोन की 88, कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 74, ऑक्सीजन की 66। यहां पर देख रहे थे तब क्या दिख रहा था कि यहां पर जा कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है और फिर क्या है, कम है। यानी कि हमको लग रहा है कि यहां से यहां तक जा रहे हैं तो बड़ी है, फिर कम हो गई है, फिर बड़ी है, फिर कम हो गई है। लेकिन अब इनको अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित किया तो अपने को पूरा वही पैटर्न प्राप्त हो गया जो कि हमारी आवर्त सारणी में होता है। इसका मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु क्रम आकार जो होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके पश्चात बात करते हैं किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा किसका आया था, लिथियम का। किसका सबसे छोटा आया था, ऑक्सीजन का। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है, तो पता चल गया आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, उसका रीजन जो है वो मैंने लिख दिया है कि क्यों घटती है। तो उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई घटने का कारण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एक और एक्सरसाइज आपको दी हुई है। दूसरे आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं। अच्छा, ये तो अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद एक और सवाल अपने को दिया हुआ है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। तो वो ये रहा, उसका कारण यहाँ लिखा हुआ भी है।
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, ये मैंने लिखा है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, एनसीईआरटी में केवल सवाल दिया हुआ है। जिससे नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो नाभिक की पकड़ जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा हो जाएगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित आकर्षित करेगा, तो परमाणु आकार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब यही बात हमसे पूछ रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, नाभिक में आवेश के बढ़ने से क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। अब सवाल बात यह है कि क्रियाकलाप एक और दे दिया, प्रथम समूह में तत्वों की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए। समूह का मतलब ऊपर से नीचे। जब अपने को क्या दे दिया है, समूह जब अपने को दे दिया जाए, इसका मतलब हमें आवर्त सारणी में किधर चलना है, ऊपर से नीचे चलना है, तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये अपने को दे दिया, पहले समूह का लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, पोटेशियम का 231 है, रुबिडियम का 244 है, सीजियम का 262 है। और किस में व्यवस्थित करवा रहा है, वो हमसे आरोही क्रम में वो उसको व्यवस्थित करवा रहा है। करते हैं इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित, क्या होगा, तो आरोही क्रम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये इनका आरोही क्रम हो गया। सेम इसी तरीके का आ जाएगा ये तो यहाँ पे। तो लिथियम का कितना है 152, सोडियम का 186, पोटेशियम का 231, रुबिडियम का 244, सीजियम का क्या है 262। क्या कह रहा है ये, अब किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है, तो यहां पर सबसे छोटा आया लिथियम का, और किसका सबसे बड़ा है, तो सीजियम का आया है सबसे बड़ा, जो कि कितना है 262। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में कैसा परिवर्तन होता है, तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार यानी कि उसकी त्रिज्या जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। कारण क्यों है इसका, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु क्रमांक तो यहां पर भी बढ़ता है, पर यहां नया जो इलेक्ट्रॉन है वो हर बार नए कोष में जाता है। तो समूह में क्या होता है, समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो समूह में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि। परमाणु क्रमांक तो यहां पर भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक में क्या होगी, वृद्धि। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या होगा, नया जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, नया इलेक्ट्रॉन नए कोष में जाता है। नया इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, नए कोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। और नए कोष में प्रवेश करेगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये कह दूं नए कोष में प्रवेश करता है, उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से हो जाएगा दूर, और इसीलिए परमाणु आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो यहाँ पर परमाणु आकार फिर क्या हो जाएगा, तो परमाणु आकार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि हो। ये चीज आपको देखने को मिलेगी समूह के अंदर। ठीक है भाई, चलिए यहां लिखा भी हुआ है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नए नए कोष जुड़ते हैं, इससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर हो जाता है, इसलिए परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये उस सवाल का अपने का क्या हो गया, आंसर हो गया अपने पास। उसके बाद चलते हैं तो हमारा अगला जो गुण आता है वो कौन सा होता है, धात्विक एवं अधात्विक प्रकृति जो है, कि किस तरफ धातु पाई जाती है या धातु बनने की प्रवृत्ति जो है वो किधर ज्यादा होती है, और अधातु बनने की प्रवृत्ति जो है वो किस तरफ क्या होती है, कम होती है। ये अपने को देखना है। तो क्रियाकलाप के अंतर्गत एक्सरसाइज जो है उसमें क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले तो कि तीसरा जो आवर्त है, इस तीसरे आवर्त के तत्वों की क्या करनी है, जांच करनी है, और उन्हें धातु और अधातु में हमको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो तीसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से हैं, तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो हैं सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और ऑर्गन। इनमें से धातु कौन है, इनमें से सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। ठीक है,
इनमें से अधातु कौन है? इनमें से अधातु है अपना फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और ऑर्गन है। और उपधातु कौन सा है? सिलिकॉन जो है ये किस में आता है? उपधातु के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो ये तीन तो हो गई अपनी धातु, यहां पर लिखा भी हुआ है। ये अपना क्या हो गया? सिलिकॉन उपधातु। और ये अपनी क्या हो गई है? सारी की सारी अधातु। आगे चलते हैं। सारणी के किस ओर धातुएं स्थित हैं? अब अपने को पता चला कि सारणी में बाईं तरफ कौन है? धातु है। तो आवर्त सारणी में बाईं ओर क्या होती है? धातु होती है। और मध्य भाग में भी कौन होती है? धातु होती है। सारणी में किस ओर अधातु है? तो सारणी में दाईं ओर क्या होती है? अधातुएं। निष्कर्ष ये मैंने लिखा है कि बाएं से दाएं जब अपन जाएंगे, अब देखो आप कि बाईं तरफ कौन है? धातु है। मध्य में भी कौन है? धातु है। दाईं तरफ कौन है? अधातु। मतलब बाईं से दाईं ओर गए तो क्या हुआ? धात्विक गुण जो होते हैं वो क्या हो गए? कम हो गए, उनमें कमी देखने को मिलती है। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या हो जाते हैं? घटते हैं। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तृतीय आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पहले धातुएं थी, फिर कौन आया? सिलिकॉन उपधातुएं आई, और बाद में कौन आ गया? अपना अधातु। ठीक है, आगे चलिए। सोडियम एवं मैग्नीशियम धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। मध्य में सिलिकॉन स्थित होता है, जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। यह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से क्या करती है? अलग करती है। ध्यान रखना कि ये जो है कौन सी लाइन है? एक जिगजैग जो लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है, ये क्या करती है? धातु को किससे अलग करती है? अधातु से अलग करती है। और ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है ये कहां पर पाई जाती है? ये वर्ग संख्या 13 के ऊपर उपस्थित होती है। इस पर वर्ग संख्या 13 से शुरू होती है। वर्ग संख्या 13 से क्या होती है? ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्रारंभ होती है वर्ग संख्या 13 से। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एवं पोलोनियम। देखो ध्यान देना, कौन कौन से तत्व इस लाइन पर आने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? इस लाइन पर आने वाले जो तत्व हैं वो हैं अपने सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एवं पोलोनियम। ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? उपधातु हैं, या फिर इनको बोलते हैं अर्धधातु। इस लाइन के ऊपर उपस्थित होते हैं ये सारे के सारे। जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन की अपन बात कर रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर उपस्थित होते हैं कौन से तत्व? उपधातु जो होते हैं वो इसी लाइन के ऊपर उपस्थित होते हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात विद्युत धनात्मक होती है। यानी कि आवर्त सारणी के वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु के नाम से उनको जाना जाता है। एक और एक्सरसाइज हमको दी हुई है 5.10 जो है, देखते हैं। समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? समूह का मतलब ध्यान हो गया होगा अब तो। समूह का मतलब मैंने बताया, ऊपर से नीचे जब बात होगी तो समूह। आवर्त में यह प्रवृत्ति जो है वो कैसे बदलेगी? तो आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनों पर मतलब इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। समूह में ऊपर से नीचे, इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है। क्यों घटता है? तो समूह में देखो हमने क्या बात की थी अभी। समूह में हमने बात की थी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। समूह से ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि। परमाणु आकार बढ़ेगा तो बाहरी कोश पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? बाह्यतम कोश जो होगा, बाह्यतम कोश पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाएगी?
प्रभावी नाभिकीय आवेश में हो जाएगी कमी। आवेश में क्या हो जाएगी? आवेश में हो जाएगी कमी। और जब आवेश में कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? तो फिर ये धातुएं जो हैं वो क्या होंगी? अधिक धनात्मक या अधिक क्या होंगी? धात्विक होंगी। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ये तो बात किसने की? आवर्त में। ठीक है। अब समूह का क्या है? तो समूह का मैंने इधर लिख दी। ये समूह का है, ध्यान रखना। जो मैंने लिखा है अभी अभी, ये किसका लिखा है? ये मैंने लिखा है समूह के बारे में। कभी आप इसको आवर्त के बारे में समझ, आवर्त के बारे में यहां लिख दिया है और समूह का नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। आवर्त का भी मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में। आवर्त में अगर बात करें तो क्या होगा? आवर्त में अगर बात करें तो परमाणु आकार क्या हो रहा था? कम। आवर्त में बात करें तो परमाणु आकार में क्या होती है? कमी होती है। परमाणु आकार में क्या होती है? कमी। परमाणु आकार कम होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगी? वृद्धि। आवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। और आवेश में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? कम होगी। प्रवृत्ति होगी कम। या फिर ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या होगी? वृद्धि में होगी। ठीक है भाई, ये हो गया अपना इसका। तो अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक। आगे चलिए। उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। आइए इन गुण धर्मों की विशेषता के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरीके से इनके गुण होते हैं। चलो आगे। क्रियाकलाप एक और दे दिया अपने को 5.11। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वही कारण आएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो क्या होगा? नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो नाभिक की पकड़ बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की नहीं बल्कि ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है? तो समूह में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर बार एक नया सेल, नया कोष बढ़ता है। नया कोष बढ़ेगा तो नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। पढ़ लीजिए इसको। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे परमाणु इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, इसलिए नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुओं की बात करें तो दाईं ओर जो तथा ऊपर की ओर क्या होती है? स्थित। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति, विद्युत ऋणात्मक का मतलब जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा वो कम विद्युत ऋणायन होगा और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। तो ये क्या कह रहा है? अधातुएं आवर्त में कहाँ होती हैं? दाहिनी ओर होती हैं और ऊपर की ओर स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों में से हमें इन तत्वों को, इसको अंडरलाइन कर लेना, इस लाइन को लिख लेना अंडरलाइन, कि किस तरीके से होती है उसके आधार पर। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता चलता है, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं।
धातुओं के ऑक्साइड, सॉरी, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? वो होते हैं अम्लीय होते हैं। तो दोनों बातें अपने को पता चल गई यहां से। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं बेस नेचर के, क्षारीय, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के पाए जाते हैं। यहां पर इसका एक निष्कर्ष जो है वो निकाल के मैंने यहां रख दिया है कि गुणधर्म की बात करें तो किस तरीके से इनके गुण देखने को मिलते हैं। तो धात्विक गुण आवर्त में बाएं दाएं जाने पर घटता है, समूह में बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर घटती है, समूह में बढ़ती है। अधात्विक गुण जो होते हैं ये बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, समूह में क्या होते हैं? अधात्विक गुण, सॉरी, अधात्विक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं और समूह में क्या होते हैं? घटते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है, और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती है, और समूह में क्या होती है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया? तो दूर कैसे किया? सबसे पहली चीज तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान पर बनाई थी, इन्हें किसके ऊपर बनाई? परमाणु संख्या के ऊपर बनाई। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जबकि मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया। दूसरा, उन्होंने समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया था, इन्होंने समस्थानिकों को उसी जगह पर रखा। तीसरा, कोबाल्ट और निकिल जैसी विसंगतियां जो थी कि कोबाल्ट जो था वो पहले रखा गया था जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होता है, निकिल का कम होता है, फिर भी उसको बाद में रखा गया था। लेकिन जब मोजले ने बनाई तो पता चल गया कि इसका परमाणु क्रमांक कम होता है, इसलिए ये पहले रखा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है इसलिए इसको बाद में रखा जाता है। हाइड्रोजन की स्थिति को उसके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर समझा दिया कि हाइड्रोजन कहाँ होगा, तो वो पता चल गया उसके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर कि वो पहले आएगा कि बाद में। तत्वों के गुणों की आवर्तिता को अधिक ढंग से स्पष्ट कर दिया गया। तो कितने कारण उन्होंने हमको दे दिए? तो उन्होंने जो कारण हमको दिए उनमें कौन कौन से आ गए? उनमें आ गया, एक तो क्या पता चल गया अपने को कि भाई उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर लिखा था इन्होंने, और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिखा। इन्होंने समस्थानिकों को अपनी आवर्त सारणी में क्या कर दिया? स्थान दे दिया। कोबाल्ट और निकिल की जो विसंगतियां थी उनको क्या कर दिया? इन्होंने दूर कर दिया। हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट कर दिया, किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर। और तत्वों के गुणों की आवर्तिता को क्या कर दिया? और ज्यादा क्या कर दिया? उसको सही कर दिया। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया से दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए, आपके चयन का क्या आधार है? तो मैग्नीशियम की तरह कौन दिखाएंगे? अगर हम आवर्त सारणी को देखेंगे तो हमें मैग्नीशियम का पता चल जाएगा। चलो, मैग्नीशियम की तरीके से गुण कौन दर्शाएगा? हम एक बार आवर्त सारणी निकाल लेते हैं। ये है हमारी आवर्त सारणी। अब इसमें देखो मैग्नीशियम कहाँ है? ये रहा। मैग्नीशियम के जैसे गुण कौन दर्शाएगा? या तो इसके आवर्त के दर्शाएंगे या फिर किसका दर्शाएगा? इसका वर्ग का दर्शाएगा। तो मैग्नीशियम के जैसे गुण दर्शाता है एक तो कौन? सोडियम। एक कौन दर्शाता है? एल्यूमिनियम। या फिर कौन दर्शाता है? बेरिलियम। या फिर कौन दर्शाता है? कैल्शियम। जिस तरीके का आपको देखना है उसी की अपन बात कर लेंगे कि भाई उसी आवर्त का या उसी वर्ग का जो तत्व होगा वो उसके समान क्या करेगा? गुण दर्शाएगा। ठीक है, तो कौन कौन होता है? कैल्शियम और बेरिलियम। ठीक है, उसको अपन चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि भाई इस तरीके से कौन होता है? ये होता है अपना आवर्त। तो ये अपना कौन है? ये समूह है। ऊपर से नीचे लिखा है ये मैंने। ये कैसे लिखा है मैंने? समूह लिखा है ऊपर से नीचे। तो अब मैग्नीशियम यहां आ रहा है बीच में, इसके जैसे गुण कौन दर्शाएगा? या तो ये दर्शाएगा, इसके जैसे गुण जो है वो कौन दर्शाएगा? या तो दर्शाएगा ये वाला या दर्शाएगा ये वाला। या फिर आवर्त में अगर अपन बात करें तो आवर्त में इसके जैसे गुण कौन दर्शाएगा? ये इसके सामने आ गया तो या तो ये दर्शाएगा फिर, है ना।
और इधर कौन है, फिर इधर आ जाता है एल्यूमिनियम, तो फिर कौन दर्शाएगा, ये एल्यूमिनियम। तो अपन ने यहाँ कौन कौन सा लिया है, हमने यहाँ पे लिया है कैल्शियम और बेरिलियम, और उसका आधार क्या लिया है, दोनों तत्व समूह 2 के सदस्य हैं। ये सब किसके हैं, 2 समूह के, यानी कि सेकंड वर्ग जो है उसके सदस्य हैं। और इन सब के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान ही होंगे। आगे, 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो 3 तत्व, पहला वर्ग जो है उसके सारे 3 तत्व लिख दो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फर्स्ट जो वर्ग है अपना उसको लिख दो। 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सेकंड समूह को लिख दो। तो इसमें तो आप किसको लिख दोगे, इसमें तो आप लिख दोगे समूह फर्स्ट जो है उसके तत्वों को लिख दोगे, जिसको क्षार धातु बोलते हैं। इसमें आप किसको लिख दोगे, इसमें आप लिख दोगे समूह जो सेकंड होता है, इसमें आप उसको लिख दो। 3 तत्व जिनका बाहरी कोश क्या होता है, पूर्ण होता है, तो इसमें आप लिख दोगे समूह 18 जो हमारा होता है, शून्य वर्ग जिसको अपन बोलते हैं, उसको आप यहां पर लिख दो। तो उसके सारे तत्वों का बाह्यतम कोश कैसा होता है, पूरा होता है। उसके बाद लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं तथा इनके परमाणुओं में कोई समानता है क्या। हाँ, इन तीनों तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और ये सभी किसके तत्व हैं, ये सभी समूह फर्स्ट के क्या हैं, सदस्य होते हैं। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है क्या, बिल्कुल है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, जिनके बाह्यतम कोश जो है वो पूरे भरे हुए होते हैं, इसीलिए इन दोनों की क्रियाशीलता जो है वो बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं है, बहुत कम होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन कौन सी धातु है, तो पहले 10 तत्व लिखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले 10 तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। क्लोरीन और कौन है, नियोन। हो गए 10। अब इनमें कौन कौन से तत्व जो है वो धातु है, तो देखिए लिथियम जो है वो धातु है, बेरिलियम धातु है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। केवल कौन है, लिथियम और बेरिलियम जो है, यही दो क्या है यहाँ पर धातु है बस, और कोई धातु इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए किसके अंतर्गत आता है, ये 18वें वर्ग के अंतर्गत आता है। और ये सब किस तरह आते हैं, आवर्त सारणी के अंतर्गत किधर है, ये दाईं तरफ स्थित है। ये सब कैसे होते हैं, उपधातु, सॉरी अधातु होते। आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर निम्न में से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषताएं मिलेंगी। तो कौन कौन सा दिया हुआ है, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम, ये दिए हुए हैं। अब पूछ क्या रहा है, इनमें सबसे अधिक धात्विक लक्षण जो है वो किसमें मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा धात्विक लक्षण मिलेंगे गैलियम के अंतर्गत। और क्यों मिलेगा ऐसा, इधर चलते हैं एक बार फिर, वापस से आवर्त सारणी के ऊपर आते हैं, एक बार फिर आवर्त सारणी के ऊपर आते हैं। तो देखिए गैलियम कहाँ है हमारा, गैलियम कहाँ है उसको ढूंढो आप। गैलियम कहाँ गया भाई, मैं आपको दिखाऊं तो अरे अब नहीं दिखेगा है ना। देखो इसको नजर दौड़ाओ, कहाँ है गैलियम भाई। आधी आवर्त सारणी तो वैसी बच रही है, मैं तो सोच रहा था कि वो ढकी हुई है, लेकिन वो तो ढकी हुई थी उसके साथ है ना, इसलिए अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो इसमें कहाँ मिलेगा, ये अपने को किस स्थान पर है, पता ही नहीं चल रहा है, मिल ही नहीं रहा, ऐसे मिलते भी नहीं है, ऐसे ढूंढते हैं ना तब नहीं मिलते हैं। हाँ, ये रहा, 31 नंबर के ऊपर है Ga जो है अपना। अब देखो दिखाई नहीं दे रहा था, 31 नंबर के ऊपर है अपना Ga, ये रहा गैलियम। अब वो अपने से क्या पूछ रहा है वो देखो, तो गैलियम, जर्मेनियम,
आर्सेनिक, सेलेनियम, और कौन कौन सा था? और कौन कौन सा था उसको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से थे, और सबको एक बार देख ही लेते हैं। कौन है? गैलेनियम है, गैलियम है, सेलेनियम है, आर्सेनिक है, एक बेरिलियम है। गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, और एक कौन है? बेरिलियम। वो रहा बेरिलियम, 4 नंबर के ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, इनको देख लो। 31, 32, 33 की अपन बात कर रहे हैं, तो अब इनको देख लीजिए एक बार कि किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब तो किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे? धात्विक गुण जो हैं, धात्विक ही पूछा है ना अपने से। हाँ, धात्विक गुण जो है वो सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगे? गैलियम में। अब क्यों मिलेंगे उसका रीजन देख लो। क्या है उसका कारण? मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही कि धात्विक गुण समूह में ऊपर से नीचे बढ़ता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। दिए गए तत्वों में गैलियम सबसे अधिक धात्विक प्रकृति क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। तो ऐसे और ऐसे दिया हुआ है अपने को दोनों। ठीक है, आगे चलो। तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर। अच्छा, आपने क्या सीखा? मतलब ये अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, और इसमें आपने किस किस चीज को सीखा है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर एक तो वर्गीकृत किया हमने। टोबेराइनर ने तत्वों को त्रिक नियम में वर्गीकृत किया। न्यूलैंड ने क्या दिया? अपना अष्टक सिद्धांत दिया। मेंडेलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनको क्या किया? वर्गीकृत। मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की क्या कर दी थी? भविष्यवाणी कर। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से क्या हो गई? दूर हो गई। तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म अथवा परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिनको समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिनको आवर्त कहते हैं में व्यवस्थित किया। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु आकार, संयोजकता, संयोजन क्षमता, धात्विक एवं अधात्विक लक्षण आदि गुणधर्मों में क्या दर्शाते हैं? आवर्तिता जो है वो क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाते हैं अपने पास सवाल जो है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर पर प्रत्वर्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बाएं से दाएं की ध्यान रखना है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है ये तो। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये बात भी ठीक है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये बात भी ठीक है। मतलब अपने को 4 बातें दी हुई है। तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर, बिल्कुल बढ़ती है, हमने देखा भी है। सॉरी, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती नहीं, घटती है, बिल्कुल घटती है, हमने देखा भी है। क्योंकि जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी के अंतर्गत आता है जिससे नाभिक की पकड़ बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल 1 2 3 4 से शुरू होती है, फिर लास्ट में कितनी पहुंच जाती है? 8 तक। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये दोनों लाइनें एक दूसरे की उल्टी है। धात्विक प्रकृति घट रही है तो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? कम हो जाएगी। और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। धीरे धीरे इधर जाएंगे तो धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। तो इसका मतलब प्रवृत्ति जो है वो क्या हो रही है? सही है। तो आंसर कौन आ गया अपना? सी जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा था गलत बताना है, असत्य बताना है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो अपना सही है। आगे चलते हैं। तत्व X XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत हो सकता है? तो यहाँ के देखो 2 दिख रहा है, Cl2, मतलब इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होगा? मतलब इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अर्थात इसकी संयोजकता भी कितनी है? और संयोजकता 2 किसकी होती है? संयोजकता 2 होती है वर्ग या समूह जो सेकंड होता है उस समूह सेकंड जो होता है उसकी होती है। और सेकंड का एक ही तत्व यहाँ पे दिया हुआ है, कौन है? मैग्नीशियम जो होता है। उसके बाद
इस तत्व में दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है। इस तत्व में दो कोष हैं, दो कोष किसके अंतर्गत हैं? अपनी जो एक्रिय गैसें होती हैं उनके अंतर्गत होते हैं। तो नियोन जो इसमें सबसे पहले आता है कि नियोन में दो कोष होते हैं और दोनों के दोनों क्या हैं? पूरे भरे हुए हैं, 2 और 8 होता है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है इसका 282 है। किसका है? मैग्नीशियम का होता है 282। कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और ऐसा कौन है अपने पास? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आप लिख ले देखोगे तो आपको पता, ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखोगे तो पता चल जाएगा। कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कौन हो गया? अपना बोरोन। ठीक है, मतलब 13वां जो है। दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के अंतर्गत। दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है जबकि पहले कोष में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? बोरोन स्तंभ जो है, बोरोन परिवार जो है, उस बोरोन परिवार के बारे में बताना है कि उन सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होंगे। तो देखो, उनकी संयोजकता समान होगी, उनका सूत्र जो होगा, कोई भी ऑक्साइड जो बनाएंगे उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? समान होगा। और रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान। क्योंकि एक ही समूह के हैं, तो एक ही समूह के अंतर्गत संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, संयोजकता बराबर होती है, उनके ऑक्साइडों के फॉर्मूले या हाइड्राइडों के फॉर्मूले समान होते हैं और उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो संयोजकता कोष के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी संयोजकता भी 3 है, इनके ऑक्साइडों का सामान्य सूत्र R2O3 होगा और इनके तत्वों के रासायनिक गुण जो हैं वो भी क्या होंगे? समान। यानी कि इनके और जो है हाइड्राइड वगैरह जो बनते हैं वो भी क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? सभी तत्व आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ समूह 17 जो है उसके सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? तो सेम मिलेगा। इनके भी बाह्यतम कोष में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इनकी भी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेंगे? ऋणायन बनाएंगे। इनके हाइड्रोजन यौगिकों का सामान्य सूत्र दिया हुआ है, RH होगा। और इनके रासायनिक गुणधर्मों में भी क्या मिलेगी? आपको समानता देखने को मिलती है। कैसे मिलेगी? अब वो आप आराम से देख लो। अपने पास क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन इनके पास 1 है। अब संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 होगी, यानी कि ये RH बनाएंगे, हैलाइड जो हाइड्राइड जो बनाएंगे वो क्या बनेगा? RH। R का मतलब ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस समूह को हम लेंगे उस समूह के लिए हम R काम में लेंगे। जैसे पहले समूह के लिए भी R, दूसरे के लिए भी R, उस समूह के जितने भी तत्व होंगे उन सभी के लिए कौन काम में लेंगे? R जो है वो हम काम में लेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 287 है। अब 287 है, इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि ये समूह कौन से में जाएगा? ये समूह 17 के अंतर्गत जाएगा। कौन से में जाएगा? समूह 17 के अंतर्गत जाएगा। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 8 और 7 15 और 2 क्या है? 17। तो 287। अब देखिए, परमाणु संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो कितने हो गए? 17। परमाणु संख्या भी कितनी हो गई इसकी? 17। तो 17 Cl 35.5। 17 Cl जो है वो क्या है? 35.5। आगे चलो। निम्न में से किस तत्व के साथ इनकी रासायनिक समानता होगी? नाइट्रोजन की रासायनिक समानता जो है इनमें से किसके साथ होगी? तो नाइट्रोजन की रासायनिक समानता देख लेते हैं भाई, किसके साथ होगी। नाइट्रोजन का क्या है? 7 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास का 1s2 2s2 2p हो जाएगा 3। और फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2। लास्ट में लिख देता हूं मैं, इसका लास्ट का क्या आएगा? 3s2 9f। चलो पूरा ही लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p 5। 9f 19 होता है इसका, है ना। तो 5 और 4 9 हो गए। उसके बाद फास्फोरस 15p 31। फास्फोरस का है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3।
उसके बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन का दिया हुआ है 18 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब ये क्या कह रहा है, किस तत्व के समान उसकी रासायनिक संयोजकता होगी, समानता होगी। तो इसमें देखो सबसे पहले तो इसके अंतर्गत कौन सा कोष है, एल कोष है, और एल कोष में कितने हैं, 3 और 2 5, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए इसके पास। संयोजकता कितनी हो गई, 3। फ्लोरीन का देखते हैं तो फ्लोरीन का क्या है, 5 और 2 7, 7 है, तो इसके पास कितने हो गए, 1। अब यहां पे आप देखो, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वह क्लोरीन है। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, किसकी रासायनिक समानता, ये लिखना भूल गया शायद मैं, किस तत्व के साथ, तो ये किसकी है, क्लोरीन की है। यहां पे कौन है, यहां पे दिया हुआ है सवाल क्लोरीन की। क्लोरीन की रासायनिक समानता जो है वो किसके साथ होगी, ये रहा ना सवाल, यहां पे था। इस सवाल का ही पांचवे का ही बी है, ये पांचवे का ही क्या है, बी। तो क्लोरीन की समानता किसके जैसी होगी। अब क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन का 17 है, यानी कि 287 ये क्लोरीन का था। तो बिल्कुल इसके जैसा ही देख लो कौन है अपना, 287, यही है ना इसका 287, यानी कि 2 और 7। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों समूह 17 के तत्व हो गए। दोनों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसके भी 7 हैं, और इसकी भी संयोजकता क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गए, और संयोजकता कितनी हो गई इसकी, 1। संयोजकता कितनी हो गई इसकी, 1। इसके पास भी 7 हैं, लेकिन इसकी भी संयोजकता कितनी है, इसकी भी संयोजकता है 1। इसके पास भी 7 हैं, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता है 1। तो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों समूह 17 के तत्व हैं, तथा दोनों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये पांचवे का बी था, ए उत्तर हम पहले निकाल चुके थे। सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति दी गई है। ए जो है वो तो समूह 16 के अंतर्गत यहां स्थित है, और समूह 17 के अंतर्गत स्थित है ए और सी। ये अपने को अभी सवाल दिया है, अब इसमें से पूछना क्या चाह रहा है वो आगे चलते हैं। ए धातु है या अधातु है, ए जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि धातु है या अधातु है। तो देखो इससे इधर आया है, इसका मतलब यहां पर जब अपन आवर्त में यूं जाएंगे 16 से 17 में जब अपन जाएंगे, तो 16 से 17 में जाएंगे तो धात्विक गुणों में क्या हो जाएगी, कमी। यानी कि यहां जो तत्व होगा वो धातु होगा, ये जो तत्व है वो अधातु होगा। तो पूछ क्या रहा है, ए धातु है या अधातु है, तो ए हो गया अधातु, क्योंकि ये समूह 17 में है। 16 वाले के अंतर्गत ज्यादा मिलेगी धात्विक प्रकृति, और 17 वाले में कम मिलेगी। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है 16 वाले में क्या होगा, अगर दोनों को अपन एक साथ देखें तो मैं क्या कहूंगा, समूह 16 और समूह 17 दोनों लिख रहा हूं मैं। और इसमें कहां जा रहे हैं, इसमें अपन इधर चल रहे हैं, यानी कि बाएं से दाएं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर धात्विक प्रकृति होगी ज्यादा, धात्विक गुण क्या होंगे ज्यादा, और अधात्विक गुण क्या होंगे यहां पर कम होंगे। दोनों को लिख देते हैं तो अपन को दोनों से समझ में आ जाएगा। यहां पर बात करें तो कौन ज्यादा होगा, अधात्विक गुण ज्यादा होंगे, और धात्विक गुण क्या होंगे कम। अधात्विक गुण होंगे ज्यादा, और धात्विक गुण क्या होंगे, तो धात्विक गुण होंगे कम। यहां ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, क्योंकि समूह 17 में चला। ए की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है या कम है, ए और सी की तुलना करनी है। अब ए और सी के अंतर्गत कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, तो ए और सी को देखो, ये दोनों है। ऊपर से नीचे की बात करनी पड़ेगी। अब जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, तो कोष बढ़ता है, और कोष बढ़ता है तो नाभिक की पकड़ बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाती है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। इसलिए क्रियाशीलता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सी ए की अपेक्षा कम क्रियाशील है, क्या कह रहा है, ए की अपेक्षा सी कहां है, ए और सी जो है ऊपर से नीचे अपन जा रहे हैं, तो क्या होगा यहां पर धात्विक गुण बढ़ेंगे, धात्विक गुण बढ़ेंगे, और अधात्विक गुण क्या है, घटेंगे।
तो क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो सी की अपेक्षा क्रियाशीलता कम हो जाएगी। समूह 17 में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती है। अधातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, आकार में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कमी होगी। आकार में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कमी। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, इसका गुण जो है वो क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो क्रियाशीलता में भी क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। हमने उसको बता दिया किसके आधार पर, धातु। तो यहां पर ये इसका कारण है। उसके बाद अगला दिया हुआ है, सी का आकार बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। सी का आकार जो है वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आप आराम से देख लो, सी का आकार जो है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा, एक ही आवर्त में है, और एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नया जो आता है वो उसी कोष में जाता है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो नाभिक में बढ़ता है, जिससे नाभिक की पकड़ कोष पे ऊपर बढ़ जाती है और आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तत्व ए किस प्रकार का आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो अभी अपने बात की थी, ए जो है वो अधिक अधात्विक है, और जो अधात्विक ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो ए क्या बनाएगा, ऋणायन। क्योंकि 17 के तत्व जो है उसके बाह्यतम कोष को पूर्ण भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक। इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, ऋणायन जो है उसको बना लेगा। आगे दिया हुआ है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों। दोनों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख दो। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। और फास्फोरस का क्या है, फास्फोरस का है 15, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अब ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों। तो अधिक ऋण विद्युतीय तो नाइट्रोजन ही होगा भाई। क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों के अंतर्गत कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 5-5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका आकार क्या है, इसका आकार है छोटा। इसका आकार क्या है, छोटा, और इसका आकार क्या है, बड़ा। अब आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा तो नाभिक की पकड़ बाहरी कोष के ऊपर कम हो जाएगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को तेजी से आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो अधिक विद्युतीय कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, जो इलेक्ट्रॉनों को तेजी से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है तथा ऋण विद्युतता क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो नाभिक की पकड़ बाह्यतम कोष पर कम हो जाएगी और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो तेजी से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस के ऊपर स्थित होता है, इसलिए इसकी ऋण विद्युतता क्या होती है, अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास दोनों का दे दिया है। आगे चलिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है। तत्वों का आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वही तो उसमें उपस्थित कोषों की संख्या को दर्शाता है। आवर्त में उपस्थित कोषों की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। कौन, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो होता है वही कोषों की संख्या को दर्शाता है। समूह तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तत्व एक ही समूह में रखे जाते हैं और समान कोष संख्या वाले तत्व एक ही आवर्त में रखे जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास का महत्व होता है यहां पर। उसके बाद फिर है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 और 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। तो कैल्शियम के समान किसके होंगे, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तथा यह समूह 2 का तत्व होता है। अब 2 के कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। कौन कौन से हैं 2 के,
तो देखो कौन कौन से हैं। कैल्शियम परमाणु के बाद कौन आएगा, ये है अपना कितना 4Be9, ये है 12Mg, ये होता है अपना 20 कैल्शियम। इस तरीके से बढ़ते हुए जाते हैं, ये 8 फिर यहाँ पे 18 ऐसे बढ़ जाएगा। तो कौन सा तत्व होगा, 12, 19, 21 और 38। कैल्शियम के समान गुणधर्म वाले तत्व कौन होंगे, 12 और 38, जो कि किस में आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं इसी के साथ, ठीक है। और वो कौन कौन है, तो एक तो है मैग्नीशियम और एक कौन सा है, स्ट्रांसियम। मैग्नीशियम इससे कहां होता है, ऊपर होता है, स्ट्रांसियम इससे कहां होता है, नीचे, ठीक है। उसके बाद कारण ये तीनों कैल्शियम की तरह समूह 2 के तत्व हैं तथा इनके बाह्यतम कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 होते हैं। उसके बाद है सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो अपन बता सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा है, दोनों को कंपैरिजन करना है। भाई मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इन्होंने किसके आधार पर बताई थी, परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने किसके आधार पर बताई थी, परमाणु संख्या। इनमें कितने समूह थे, इसमें 8 समूह थे और आवर्त कितने थे, 6। इसमें कितने समूह हैं, 18 समूह हैं, आवर्त कितने हैं, 7। इसमें समस्थानिकों की स्थितियां स्पष्ट नहीं थी मेंडलीफ में, यहां पर समस्थानिकों को क्या कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया। इसमें कुछ विसंगतियां थी, जैसे कोबाल्ट जो था उसको निकिल से पहले रखा गया था, यहां पर कोबाल्ट की विसंगतियां जो थी उसको दूर कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर कहाँ रख दिया, वर्ग संख्या 1 में। इस समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी और यहाँ पर निष्क्रिय गैसों को किस में रखा गया, अलग से समूह वर्ग 18 जो था उसके अंतर्गत रख दिया गया। तो ये हुआ अपना चैप्टर नंबर 5 जो था, जिसका नाम क्या था, तत्वों की आवर्तिता जो थी उसकी हमने बात की, जिसके सारे सवाल जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं, और जो एक्सरसाइज के सवाल जो थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। तो ये क्लास आप दोनों ही तरीके से, एकेडमिक और कंपटीशन दोनों ही तरीके से आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें हम क्या नए कर सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको कहा है कई बार, कमेंट सेक्शन के अंतर्गत मुझे जरूर बताया करें। क्लास कैसी लगती है लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।